नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर विन में। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। मैं प्रश्न बोलूँगी और उत्तर उनके आपके सामने होंगे। उन विकल्पों में से आपको बताना है कि सही उत्तर क्या होगा। आप अपने को परखिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने इन 30 में से कितने प्रश्नों के उत्तर सही दे पाए। नोट से संबंधी किसी भी जानकारी के लिए हमारा नंबर है 9496369356। इस नंबर पर संपर्क करके आप नोट्स लेने की प्रक्रिया को जान सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है, इनमें से किस चीज़ में? तो शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप में संबोधित करने में। ठीक, जो हमें ये समझने में मदद करता है, किसी शिक्षक को ये पता चलता है कि जो विभिन्न वैयक्तिक भिन्नताओं से जुड़े हुए जो बच्चे उसकी कक्षा में हैं, उनको हम किन भिन्न भिन्न अधिगम शैलियों के द्वारा पढ़ा सकते हैं। अगला है, पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। तो बताइए, ये कथन किस चीज़ को प्रदर्शित करता है? तो ये कथन जो है वो लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। देखिए, कहीं पर भी अगर किसी भी जेंडर को, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, अगर किसी एक विशेष जेंडर को अगर महत्व दिया जा रहा है तो वहाँ पर लैंगिक पूर्वाग्रह होता है। अगला है आपका, इरफान खिलौनों को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है। तो आप क्या करेंगे? तो देखिए, बच्चा कोई भी चीज़ देखने के लिए, जानने के लिए उसके मन में बहुत जिज्ञासा होती है। तो इसलिए वो बचपन में खिलौनों को तोड़ता है, पुर्जों को अलग अलग करता है, या ऐसी कई चीज़ें वो करता है क्योंकि उसके मन में क्यूरियोसिटी होती है जानने के लिए कि आखिर ये चीज़ ऐसी है तो ये ऐसे कैसे है। तो उसके जिज्ञासु स्वभाव को हमें प्रोत्साहित करना होगा और उसकी जो ऊर्जा है उसको सही दिशा में लगाना होगा। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह किस ओर संकेत करता है? तो यह संकेत करता है सीखने के लिए आकलन। ठीक है, भ्रमण आपका जो है वो सीखने के लिए आकलन है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है कि, इसका क्या अर्थ है? तो देखिए, प्रत्येक शिक्षार्थी, प्रत्येक बच्चा अलग अलग है, स्वयं में विशिष्ट है, यानी एक दूसरे से क्या है, भिन्न है। तो कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यता, रुचि और प्रतिभा में एक समान नहीं होते, इसका मतलब वो विशिष्ट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यक है। तो सृजनात्मकता अगर हमें जांचनी है तो हमें मुक्त उत्तर वाले प्रश्न जो हैं वो पूछने होंगे, यानी जिनमें बच्चा अपनी बुद्धि से सोच सके, समझ सके, अपनी कल्पना शक्ति को जांच सके, परख सके और अपने दिमाग पर जोर देते हुए प्रश्नों के उत्तर दे, जिससे उसकी सृजनशीलता का पता चले। अगला है आपका, शिक्षार्थियों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए? तो देखिए, यहाँ नहीं की बात आ रही है। तो शिक्षक जो पूछ सकते हैं उन सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब है कि शिक्षार्थियों को सिर्फ रट्टाफिकेशन की ओर ले जाना या सिर्फ ये बताना कि बस इतनी इतनी थ्योरी है, ये याद कर लो, ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं, सिर्फ इतना कर लो हो जाएगा, एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, बस ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें किसी भी शिक्षार्थी को अगर शिक्षा देनी है तो हमें ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जो उसके जीवन में उपयोगी हो और वो किताबी ज्ञान के साथ साथ जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उसको भी सीखे, अनुभवों को भी वो अपने जीवन के साथ जोड़े। इस तरीके की शिक्षा के लिए हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। सिर्फ शिक्षक जो प्रश्न पूछ सकते हैं या किसी सिर्फ एक एग्ज़ाम को क्लियर करने के उद्देश्य से हमें शिक्षा नहीं देनी चाहिए।
अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है? तो यहाँ पर फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात आ रही है। उपकरण नहीं है ये बताना है। तो जो आपकी सत्र परीक्षा है वो रचनात्मक आकलन के लिए उपकरण नहीं है, ठीक है, वो आपका समेटिव असेसमेंट होता है। अगला है आपका, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को किस रूप में देखा जाना चाहिए? तो यहाँ जो आपका उत्तर होगा वो होगा विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। अगला है, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियाँ रह जाती हैं उनके निदान के बाद क्या होना चाहिए? तो उनके निदान के बाद उनका उपचार होना चाहिए, यानी समुचित उपचारात्मक कार्य होने चाहिए। यानी जब समस्या का पता चल जाए तो समस्या का उपचार भी करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर सिर्फ बीमारी का पता लगा ले लेकिन उसका उपचार ना करे, आपको दवा ना दे, तो फिर उस बीमारी के पता लगाने का भी कोई मतलब नहीं रह जाता है अगर आप उसका उपचार नहीं करते हैं। तो निदान के बाद उपचार बहुत ज़रूरी है। अगला है, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है किस काल में? ठीक, तो आप जानते ही हैं एक किशोरावस्था ऐसी अवस्था है जो संघर्ष, तनाव, तूफान और विभिन्न तरीके के परिवर्तनों की अवस्था है। तो इसी समय सबसे ज़्यादा गहन और जटिल समाजीकरण होता है। अगला है, आनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। किस प्रकार की? स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है, यानी कि जो आनुवांशिक गुण होते हैं वो माता पिता से उनके बच्चों में और उनसे उनके बच्चों में पीढ़ी दर पीढ़ी पहुँचते जाते हैं। ठीक, तो इसलिए इसको स्थिर माना जाता है। अगला है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जो कि लगभग 2 वर्ष तक चलती है, 0 to 2, उसके दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है किसके द्वारा? तो इस अवस्था में बच्चा जो उसकी इंद्रियां होती हैं उनके प्रयोग द्वारा वो सबसे ज़्यादा सीखता है, क्योंकि देखिए उसको इतना समाज का ज्ञान नहीं होता, मूर्त अमूर्त का ज़्यादा ज्ञान नहीं होता, सरल जटिल का ज्ञान नहीं होता। उसको जो कुछ भी सीखना होता है वो अपनी इंद्रियों के प्रयोग से ही सीखता है। आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, हाथ, पैर, यानी ज्ञानेंद्रियाँ और कर्मेंद्रियाँ दोनों ही इसमें शामिल होती हैं, तो इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता है? बात आ रही है नहीं करता है। तो विद्यार्थियों को एकाकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना, यहाँ पर ये उत्तर सही होगा। सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने का कौन सा सिद्धांत है? तो चूँकि पूरी तरीके से अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है तो यह व्यवहारवादी सिद्धांत है। अगला है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? तो यहाँ आपका जो उत्तर होगा वो होगा विशेष ध्यान के लिए उनके समकक्षियों से उन्हें अलग करना। ठीक, हमेशा से हम ये बात लेकर चल रहे हैं कि कैसा भी बच्चा हो उसे हमेशा सामान्य बच्चों की कक्षा में ही पढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है?
तो पठन गति और प्रवाह में कठिनाई, यह पठन कठिनाई नहीं होती है। ठीक, कि जो पढ़ने की गति है उसका स्लो होना या फास्ट होना, ये कोई कठिनाई में नहीं आता है। पढ़ने की कठिनाई के अंतर्गत आता है अक्षरों को ना पहचान पाना, पढ़ ना पाना, समझ ना पाना, शब्दों को ना मिला पाना, वाक्यों को ना बोल पाना, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक, लेकिन गति और प्रवाह का इससे कोई संबंध नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? ठीक, तो यहाँ आपका उत्तर होगा ये हमेशा सफल होते हैं। ये बात सही नहीं है। जो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो हर वक्त सफल ही हों। आंतरिक रूप से प्रेरित व्यक्ति भी जीवन में कई बार असफल होता है। ठीक, लेकिन वो जब प्रेरित होता है तो वो प्रयास बहुत अच्छा करता है। शिक्षार्थियों का आत्मनियमन किस ओर संकेत करता है? तो इसका उत्तर होगा अपने सीखने की स्वयं पर्यवेक्षण करने की उसकी योग्यता। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता? तो सीखने के लक्षण के रूप में है व्यवहार का अध्ययन सीखना है। इसे हम सीखने के लक्षण के रूप में नहीं मान सकते। अगला क्वेश्चन है, सिद्धांत के रूप में रचनावाद इनमें से क्या है? तो रचनावाद दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है। सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो क्या करे? जो पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है, वही सृजनात्मक है। अगला क्वेश्चन है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? तो यह बौद्धिक विकास का हिस्सा है, क्योंकि अवधारणाएं बुद्धि से संबंधित होती हैं। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किस हिसाब से भिन्न होते हैं? तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा विकास की दर में भिन्न होते हैं। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह कथन क्या है, किस तरीके का हो सकता है? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा यह कथन सही है, क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित होता है। ठीक है, यानी जितना शरीर स्वस्थ होगा उतना ही मन स्वस्थ होगा। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, ये आपने सुना है। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं है। तो प्रतिवर्ती सिद्धांत मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। निःशक्त बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना का उद्देश्य है इसमें निःशक्त बच्चों को शैक्षिक उपलब्ध जो अवसर हैं उनको उपलब्ध कराना। तो किस प्रकार के विद्यालयों में इस प्रकार के शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं? तो यहाँ पर जो आपका उत्तर है वो हो जाएगा नियमित विद्यालय, ऑप्शन 4। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? आपसे पूछा जा रहा है सही है। तो सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। यानी आपने देखा होगा कि जो वातावरण संवेगात्मक रूप से बच्चों से जुड़ पाता है, यानी वो टीचर हो, वहाँ क्लासरूम का एटमॉस्फेयर हो, जहाँ पर भी शिक्षा दी जा रही है या जहाँ पर भी चाहे वो औपचारिक रूप में दी जा रही हो या अनौपचारिक रूप में बच्चा को सीख रहा हो, अगर वहाँ पर इमोशंस ऐड हो जाते हैं तो सीखने में बहुत आसानी होती है और सीखने की गति भी बहुत ज़्यादा तीव्र हो जाती है। तो यहाँ पहला ऑप्शन सही होगा। अगला है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना। ठीक है, निदान और उपचार साथ ही आते हैं।
और आज की सीरीज़ का आपका लास्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थी जो पहले सीख चुके हैं उनकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि। तो यहाँ पहला आंसर आपका सही हो जाएगा, नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। यानी आपने देखा होगा जो भी आप लेसन प्लान बनाते हैं उसमें भी हम लिखते हैं कि जो पूर्व जानकारी है, पूर्व जानकारी के आधार पर बच्चों से नए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो और प्रस्तावना प्रश्न जो होते हैं वो भी उसी तरीके से निकाले जाते हैं। तो नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना ये ज़रूरी होता है हमें, क्योंकि पहले जानना होता है कि बच्चे को किन किन चीज़ों के बारे में पता है, वो पहले से किन किन चीज़ों को जानता है और अब उसे आगे किस हिसाब से और कितना पढ़ाना है। ठीक, तो ये थे आज के आपके 30 क्वेश्चन। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, साथ ही साथ आपने कितने प्रश्नों के उत्तर सही दिए। प्लीज़ वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। नोट संबंधी किसी भी जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर संपर्क कर आप बात कर सकते हैं। नंबर है 9496369356। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।